मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आज के वीडियो में मैं आपको मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में अपने सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम किसी भी लेखक या कवि का जब साहित्यिक परिचय देते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हम 4 पॉइंट बना लें। पहले 1-2 लाइन में केवल उनका जीवन वृत्त बता दें, फिर जो उनकी रचनाएं हैं उन रचनाओं के नाम लिख दें, देन उनको कोई पारितोषिक, कोई पुरस्कार जो मिले हैं वो आप बता दीजिए, उनका क्या योगदान रहा साहित्य के क्षेत्र में, और उसके बाद उनकी साहित्यिक या जो काव्यगत विशेषता है वो आप बता दीजिए। ये उनके साहित्यिक परिचय का एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। और आपके उत्तर में कहना चाहिए कि खुशबू किससे आएगी कि यदि आप उन लेखक या कवि के बारे में, किसी प्रसिद्ध कवि या किसी प्रसिद्ध लेखक के यदि कथन भी लिख दें तो वो आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो महकने लगेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि साहित्य जगत में दद्दा के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की संज्ञा दी। उन्हें राष्ट्रकवि इसलिए नहीं कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रीय चेतना से भरपूर कविताएं लिखी। उन्हें राष्ट्रकवि इसलिए कहा जाता है कि उनकी भाषा, उनका साहित्य हमारी चेतना, हमारी बोलचाल और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बन गई। जीवन परिचय बताते हैं हम शॉर्ट में कि द्विवेदी युग के मूर्धन्य साहित्यकार बाबू मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1943 को चिरगांव झांसी में हुआ। उनका जन्मदिन हम कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। पुरस्कार, उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला उनकी प्रसिद्ध कृति साकेत पर, और यह उनके समय का हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में एक जाना माना और बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार था जो इनको मिला था 1955 में, और ये पुरस्कार उनको 1932 में मिला था। 1955 में उनको पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। बाद में उनको साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी मिली। उन्हें हिंदुस्तान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया और उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में 2 बार मनोनीत किया गया। उनकी रचनाओं की, उनके काव्य की, उनकी जो रचना धर्मिता थी उसकी काव्य दिशाएं और चेतना क्या रही, तो हम उनकी जो काव्य दिशा और चेतना देखते हैं वो 6 भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना, कृष्ण चरित्र और महाभारत पर आधारित, रामचरित पर आधारित, पौराणिक कथाओं पर आधारित, बौद्धकालीन और सिख धर्म से संबंधित। उनकी रचनाओं को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कुछ रचनाएं उनकी मौलिक थी और कुछ उनकी बांग्ला और संस्कृत से अनुदित थी। मैं आपको बता दूं, हिंदी के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त बंगला साहित्य के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने बंगला साहित्य का बड़ा बारीकी से और गहन अध्ययन किया था। उनकी जो मौलिक रचनाएं उनमें बहुत प्रसिद्ध रचना भारत भारती, जो राष्ट्रीयता और देशभक्ति की धारा के लिए जानी मानी रचना है। जयद्रथ वध और सैरंद्री ये महाभारत के पात्र हैं जिन पर उन्होंने ये खंड काव्य लिखे हैं। द्वापर ये कृष्ण चरित्र पर आधारित था। पंचवटी और साकेत हम सब जानते हैं, रामचरितमानस से इसके पात्र लिए गए हैं। और सिख धर्म से संबंधित तेग बहादुर और गुरुकुल उनकी रचनाएं हैं। यशोधरा और कुणाल गीत ये बौद्धकालीन परिवेश को हमारे सामने रखती हैं। और नहुष और शकुंतला ये उनके पौराणिक प्रेम की परिचायक है। ये उनकी रचनाएं थी। उनकी रचनाओं के जो काव्य का सौंदर्य है उसको हम मोटे मोटे 2 भागों में बांट सकते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्पगत सौंदर्य। मैं यहाँ बहुत विस्तार से तो नहीं बता रही हूँ, एक संक्षिप्त परिचय मैं उनका दे रही हूँ और इस साहित्यिक परिचय में हमें संक्षिप्तता से उनकी काव्यगत विशेषताएं बतानी है। भाव सौंदर्य में हम बता सकते हैं कि गुप्त जी के काव्य सृजन की जो मूल प्रेरणा थी वो भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गहन आस्था रही है। उन्होंने मानव मूल्यों एवं राष्ट्रीय समस्याओं को प्रभावपूर्ण वाणी दी है। उन्होंने भारत की महान संस्कृति और गौरवमय इतिहास का महत्व अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट किया है। उन्हें पौराणिक विषय और चरित्र बेहद प्रिय थे। उनके जीवन से संदेश और प्रेरणा देते हुए उन्होंने अपने काव्य की रचना की, जैसा कि मैंने अब आपको नहुष और शकुंतला बताए। भारत के इतिहास की जो महान नारियां थी उनको यथोचित सम्मान देते हुए, जिन्हें हमारे इतिहास ने बुला दिया था, उन्होंने अपने काव्य में उनका चित्रण किया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की जो उपेक्षाता नारी थी उनके प्रति संवेदना और उन्हें गरिमापूर्ण व्यक्तित्व प्रदान किया है, जिसमें साकेत की उर्मिला और यशोधरा का नाम बहुत ज्यादा प्रमुखता से लिया जा सकता है। उन्होंने अपने काव्य में रामायण महाभारत के चरित्रों को अपने समकालीन समय से जोड़ते हुए यथार्थ के धरातल भूमि पर उतारा।
इनके काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवादी दर्शन की प्रधानता हमें दिखाई देती है। उनकी रचनाओं में पारंपरिक भारतीय मूल्यों के साथ साथ हमें आधुनिकता का स्वर सुनाई देता है। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन्होंने उन सब रचनाओं को उन्होंने आधुनिकता से, उस समय की मांग से जोड़कर और हमारे सामने बहुत ही एक वास्तविक और यथार्थ भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आधुनिकता से उन्होंने जोड़ा। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष की उत्कृष्टता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। शिल्प सौंदर्य में हम ले सकते हैं कि मानवतावाद और समाज के उत्थान के साथ साथ उनके काव्य में हमको समन्वित शिल्प सौंदर्य भी देखने को मिलता है। वे हिंदी खड़ी बोली को प्राण दान देने वाले प्रथम महान साहित्यकार माने जाते हैं और गुप्त जी की जो भाषा की सामाजिकता का जो उन्होंने मनोरम प्रयोग किया है उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी भाषा के अर्थ में उन प्रयोगों से, मुहावरे और कहावतों के प्रयोग से गंभीरता बढ़ी है। भाव के अनुकूल भाषा के प्रयोग की क्षमता उनके काव्य को सरस बना देती है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार की काव्य शैलियों को अपनाया है और कुछ जो काव्य है उन्होंने पद शैली में लिखे तो कुछ एकदम नवीन शैली में उन्होंने हमारे सामने रखे। गुप्त जी ने अपनी कविताओं में अलंकार विधान का भी पूरा ध्यान रखा है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का गुप्त जी के काव्य में विशेष प्रयोग हमें देखने को मिलता है। गीतिका और हरि गीतिका ये इनके प्रिय छंद हैं। उनकी छंदों की जो यति और गति है, भाषा की अभिव्यक्ति में उसने वक्रता, लाक्षणिकता और गेयता, संगीतात्मकता, ध्वनात्मकता पैदा की है। घासीराम यादव के अनुसार उनकी रचनाओं में भक्त कवियों की तरह अतुल निवेदन है तो रीतिकालीन कवियों की तरह सौंदर्य विधान है। तो इस तरीके से मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय संक्षिप्त में देने की कोशिश की है और जो मुख्य बात मैंने बताई है कि जिस भी लेखक का आप साहित्यिक परिचय दे रहे हैं उससे संबंधित कुछ कथन आपके पास होने चाहिए। जैसे मैंने गांधी जी की बात कही, जैसे मैंने घासीराम यादव जी की बात यहाँ कही, और उनकी रचनाएं आपके पास होनी चाहिए, उनके पुरस्कारों के नाम आपके पास होने चाहिए और उनकी काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी चाहिए। साहित्यिक परिचय में ये सब चीज आती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझावों से मुझे जरूर अवगत कराइए। धन्यवाद।